जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। आज के इस लेक्चर में हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 22 जुलाई। याद रखना है, हर साल 22 जुलाई को हमारे देश में राष्ट्रीय ध्वज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब 22 जुलाई को यह दिवस क्यों मनाते हैं? तो याद रखें, 1947 में भारत की संविधान सभा ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो वर्तमान स्वरूप है उसको स्वीकार किया था। इस दिन को यादगार बनाने के लिए हर साल हम 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम बात करें 2022 के इस साल के राष्ट्रीय ध्वज दिवस की, तो ये कई मायनों में खास रहा है, क्योंकि 75 वर्ष हमारे देश की आज़ादी के इस साल पूरे हो रहे हैं और इस 75 वर्ष की स्थिति को हमारे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव को रेखांकित करने के लिए भारत सरकार इस वर्ष देखा जाए तो 15 अगस्त तक तिरंगा अभियान जो है वो चला रही है। हर घर तिरंगा अभियान जो है, इस अभियान के अंतर्गत हर भारतीय को अपने अपने घरों में, ऑफिस पे तिरंगा फहराना है। इस अभियान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। याद रखिएगा, 26 जनवरी को 2002 में भारत की ध्वज संहिता लागू हुई थी। ये जो ध्वज संहिता थी, इसमें भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के नियम दिए गए थे और नियम पहले ये था कि आप सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहरा सकते थे। लेकिन भारत की सरकार ने इस साल इसमें संशोधन कर दिया और संशोधन करके ये कर दिया कि आप दिन रात कभी भी राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं, सारे नियमों के अनुसार। क्लियर? तो इस माध्यम से कहीं ना कहीं हर घर तिरंगा अभियान का और विस्तार होगा। सरकार टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तथ्यों को भी प्रकाशित कर रही है, कैंपेन कर रही है, ताकि जिन लोगों तक भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को नहीं जानते हैं, वो भी उसको जान सके। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज के इतिहास को लेकर। तो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका प्रारूप समय समय पर बदलता रहा है। अगर हम पहली बार बात करें तो देश में पहली बार 7 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ये 7 अगस्त 1906 को जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, इस राष्ट्रीय ध्वज को कलकत्ता में फहराया था। कहाँ फहराया था? कलकत्ता में। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के दौरान इसको फहराया गया ग्रीन पार्क में। ठीक है। और इस समय देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था बंगाल विभाजन के विरुद्ध, उस समय इसको फहराया। दूसरी बार हम देखें तो 1907 में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और ये काम किया था पेरिस में। पेरिस में किसने? मैडम भीकाजी कामा जी ने। इन्होंने इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। इसका प्रारूप पहले वाले राष्ट्रीय ध्वज से अलग था। तीसरा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 1917 में फहराया गया था। इस समय हमारे देश में होम रूल लीग चल रहा था और होम रूल आंदोलन जो चल रहा था, इसका लीड कर रहे थे एक तो एनी बेसेंट और तिलक साहब। तो इन्होंने 1917 में होम रूल आंदोलन के दौरान भारत का तीसरा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। लेकिन इन राष्ट्रीय ध्वजों का जो प्रारूप रहा, डिजाइन रहा, वो वर्तमान के राष्ट्रीय ध्वज से अलग था। अगर वर्तमान के राष्ट्रीय ध्वज की बात करें दोस्तों, तो आपको याद रखना पड़ेगा पिंगली वेंकैया जी को। पिंगली वेंकैया जी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनकार माने जाते हैं और इन्होंने 1921 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो थी, इसके सामने एक राष्ट्रीय ध्वज पेश किया था। इस राष्ट्रीय ध्वज में 2 कलर थे। एक कलर था ऊपर लाल और दूसरा कलर था हरा। ये लाल कलर जो था वो हिंदू कम्युनिटी को बताता था और हरा कलर जो था वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए था। अब जैसे इन्होंने इस राष्ट्रीय ध्वज को प्रस्तुत किया, गांधी जी ने इसमें एक संशोधन बता दिया। गांधी ने कहा कि इसमें एक संशोधन करना चाहिए, जैसा कि इसमें हिंदू और मुसलमान के लिए लाल और हरा कलर बता दिया है, तो इसमें बाकी समुदाय को भी जगह देनी चाहिए, क्योंकि भारत में हिंदू और मुसलमान के अलावा दूसरे समुदाय भी रहते हैं। गांधी ने कहा इसमें एक सफेद पट्टी जोड़ दो, बीच में सफेद पट्टी लगा दीजिए और इसमें बीच में चरखा जो था उसको भी लगाने की बात कर दी। गांधी ने कहा कि ये सफेद पट्टी जो होगी वो देश के दूसरे समुदाय को प्रदर्शित करने के लिए लगाई जाएगी। क्लियर? ये जो पिंगली वेंकैया जी ने ध्वज बनाया, इस ध्वज को फाइनल किया गया और वर्तमान में भी यही ध्वज हमारे यहाँ पर प्रचलित है। बस चरखा जो है उसकी जगह पर वर्तमान में हम अशोक चक्र को देखते हैं। पिंगली वेंकैया जी का संबंध आंध्र प्रदेश से रहा है। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे पिंगली वेंकैया जी, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के वर्तमान स्वरूप को बनाया है। अब हम इस राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो इसको पहली बार फहराया गया था 1929 में।
1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। लाहौर की इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू साहब। जवाहरलाल नेहरू जी ने लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के किनारे पर तिरंगा फहराया था और ये वही साल है जब 1930 में 26 जनवरी को भारत का पहला स्वाधीनता दिवस मनाने की भी घोषणा की गई थी। बराबर है। अच्छा, दूसरी बार हम बात करें तो आजादी के बाद हम इसे देखते हैं। आजादी के बाद 16 अगस्त को 1947 में लाल किले पर सबसे पहले नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया था। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। क्लियर। तिरंगे झंडे की बनाने की बात करें दोस्तों तो ये खादी के कपड़े से बनाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि खादी का कपड़ा होता है, हाथ से काता हुआ, ऊन का हो, रेशम का हो या फिर सूती वस्त्र होता है खादी का, उससे ही राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाता है। और इसे बनाने का जो अधिकार है वो भी खादी एवं ग्राम उद्योग के पास ही संरक्षित है। राष्ट्रीय ध्वज वर्तमान में बात करें दोस्तों, इसमें 3 कलर होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया कलर है, बीच में सफेद है और नीचे हरा है। और सबसे सेंटर में अगर देखा जाए तो अशोक चक्र मंडा होता है जिसमें 24 तीलियां बराबर बराबर होती हैं। जो केसरिया रंग होता है वो साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। जो सफेद कलर होता है वो सत्य का, शांति का, पवित्रता का और ईमानदारी का प्रतीक होता है। हरा रंग जो होता है वो समृद्धि और आस्था का प्रतीक होता है। अशोक चक्र में 24 तीलियां समान। इसके आकार के बारे में तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो 24 तीलियां हैं वो समानता को प्रदर्शित करती है कहीं ना कहीं। और ये चक्र जो है वो सारनाथ में अशोक के द्वारा, सारनाथ वाराणसी में सम्राट अशोक के द्वारा जो स्तंभ लगाया गया था वहीं से लिया गया है। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज, उसका आकार क्या हो सकता है। तो इसका आकार हमेशा 3:2 में होता है। याद रखिएगा कि 3 और 2 के अनुपात में ही राष्ट्र ध्वज बनाया जाता है हमेशा। क्लियर। भारत पाक का जो अटारी बॉर्डर है वहां पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो फहराया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। क्लियर। तो ये राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोगों ने डिस्कस किया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, प्री पैक्ड और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर कितना जीएसटी लगेगा। ठीक है। जब आप बात करते हैं प्री पैक्ड पदार्थों की दोस्तों तो याद रखिएगा प्री पैक्ड पदार्थ क्या होते हैं। जो प्री पैक्ड पदार्थ हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो पहले से ही पैकिंग किए हुए होते हैं। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, आपको मार्केट में दूध, दही, आटा, चावल, ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो पहले से पैक की हुई होती हैं और ये आप मार्केट से जाके खरीद लाते हैं। इन पर लेबल लगा हुआ था। ऐसे सभी पदार्थों पर 5% की दर से जीएसटी लगाने की बात हाल ही में जीएसटी काउंसिल ने की है कि सभी प्री पैक्ड पदार्थों पर अब 5% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा। ये ध्यान रखना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। जब आप नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये इंडेक्स हर साल आता है। पहली बार हम बात करें तो 2019 में ये आया था। नीति आयोग ने इनोवेशन इंडेक्स निकालने का काम 2019 से किया। पहली बार ये इसी समय आया था। 2019 में लगभग मानकर चलिए कि 36 संकेतकों के साथ, 36 इंपॉर्टेंट संकेतक रखे, इनके साथ ये इंडेक्स निकाला था। और 2022 में इसका तीसरा संस्करण आया है। ये तीसरे संस्करण में सरकार ने इसमें 66 संकेतक रखे हैं और इन संकेतकों के साथ तीसरा जो इसका इंडेक्स है वो निकाला गया। 2019 में, 2021 में और 2022 में नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स आया है। 2020 में याद रखिएगा कोरोना महामारी के कारण इंडेक्स नहीं निकाला गया था, तो तीसरा संस्करण इस बार रहा जिसमें 66 संकेतकों को शामिल किया गया था। और इस साल हम बात करें दोस्तों तो कर्नाटक जो है वो इस इंडेक्स में सबसे उच्च स्थान हासिल करने वाला राज्य है। कर्नाटक लगातार तीसरी बार, 2019 में भी कर्नाटक था, 2021 में भी कर्नाटक था और 2022 में भी कर्नाटक ने ही इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कर्नाटक नवाचार की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान रखता है। इनोवेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में, याद रखिएगा नवाचार। तो नवाचार की दृष्टि से कर्नाटक सबसे प्रथम है। और दोस्तों ये भी याद रखना है कि नवाचार किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता है। भारत सरकार ने, नीति आयोग ने भारत में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ही यह इंडेक्स शुरू किया है। कहीं ना कहीं हर राज्यों की इस प्रकार से रैंकिंग होगी और उनमें नवाचार की स्थिति को नोट किया जाएगा। उनको नवाचार करने के लिए सजेशंस दिए जाएंगे,
मोटिवेट किया जाएगा, अलग से बजट में प्रावधान किए जाएंगे कि भाई आप किस प्रकार से आपके यहाँ पर नवाचार को बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि नवाचार जो होता है, इनोवेशन जो होता है, वो टिकाऊ और समावेशी विकास का आधार होता है। अगर आप चाहते हैं कि टिकाऊ विकास करना है, समावेशी विकास करना है, तो आपको नवाचार करना पड़ेगा। यहाँ समझना जरूरी है, समावेशी विकास का मतलब क्या होता है। समावेशी विकास का मतलब होता है कि समाज के हर वर्ग तक आप लाभ पहुंचाइए योजनाओं का। विकास की धारा में समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, निचले से निचले वर्ग के व्यक्ति को अगर आप शामिल कर पाते हैं, इसका मतलब है कि आप समावेशी विकास की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नवाचार जो होगा, इनोवेशन जो होता है, वो टिकाऊ और समावेशी विकास का आधार होता है, उसकी कुंजी होता है। बिना नवाचार के आप किसी भी देश में, किसी भी राज्य में टिकाऊ और समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो कर्नाटक जो है वो लगातार तीसरी बार इसमें प्रथम रहा है। लेकिन अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ये सबसे निम्न रहा है इस इंडेक्स में। इसके बाद हम बात कर सकते हैं हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा। ये 3 ऐसे राज्य रहे हैं जो कि इसमें सबसे नीचे रहे हैं। और कर्नाटक के बाद आता है ऊपर तेलंगाना और हरियाणा। मतलब कर्नाटक, तेलंगाना और हरियाणा जो है ये टॉप इसमें स्थान पाए हैं, और छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा इसमें निम्न स्थान पाने वाले राज्य रहे हैं। मतलब कि छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा में इनोवेशन की दृष्टि से बहुत ही कमजोर स्थिति है। क्लियर। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा निकाला जाता है, 2019 से निकाला जा रहा है, और ये देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने का काम करता है। एक बात और याद रखिएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट की कंट्री राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, इन राज्यों में भी इनोवेशन को बढ़ावा देने की मुहिम चल रही है, साथ साथ वहां पर भी बढ़ावा दिया जा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर इस दृष्टि से आगे है। मणिपुर जो है वो इनोवेशन की दृष्टि से अच्छा काम कर रहा है नॉर्थ ईस्ट में, ये भी आपको ध्यान रखना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर। द्रौपदी मुर्मू ने 2015 से लेकर 2021 के बीच में किस राज्य की 9वीं राज्यपाल के तौर पे काम किया था। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी एक संथाली महिला हैं, और इनका जन्म जो है वो उड़ीसा में हुआ था। मेनली ये उड़ीसा और झारखंड के क्षेत्र से संबंधित हैं। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, और द्रौपदी मुर्मू जी जो है, इन्हें भारत में हाल ही में राष्ट्रपति चुना गया है। ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई, ये भी याद रखना है। तो देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई द्रौपदी मुर्मू जी संथाली महिला है, जो उड़ीसा में जन्मी थी। इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को, और द्रौपदी मुर्मू जी आजाद भारत में जन्मी देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी। याद रखिएगा कि ये आजाद भारत में जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति भी हैं। क्लियर। हाँ, अब द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और ऐसा नहीं है कि इन्हें सीधे इतने बड़े पोस्ट पे आप ले आए हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने पहले भी अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त होने से पहले, निर्वाचित होने से पहले द्रौपदी मुर्मू जी 2015 से 2021 के बीच में झारखंड राज्य की 9वीं राज्यपाल के तौर पर काम कर चुकी हैं। इसके अलावा बीजेपी पार्टी से ये संबंधित रही हैं, और बीजेपी पार्टी की तरफ से रायरंगपुर, याद रखिएगा रायरंगपुर जो है ये उड़ीसा में है। उड़ीसा के रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से ये 2 बार विधानसभा सदस्य भी रह चुकी है। द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति बनी तो इन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई राष्ट्रपति बनता है तो उसे 21 तोपों की सलामी दी जाती है। क्लियर। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति जब बनी मुर्मू जी, तो इन्होंने अपने सामने अपने प्रतिद्वंदी 64 बोल सकते हैं कि 64 वर्षीय यशवंत सिन्हा को हराया था। याद रखिएगा कि 64 वर्षीय यशवंत सिन्हा जो थे, ये विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति के कैंडिडेट थे। इनको हराकर द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी हैं, और इस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। कम उम्र की राष्ट्रपति अगर कोई है भारत में अभी, तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो लगभग 64 ईयर के आसपास इनकी उम्र है, और इतनी उम्र में ही राष्ट्रपति बन गई है। अब ये देखिए कि हमारे देश में ये लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक जो व्यवस्था उसको कितना व्यवस्थित और मजबूत बनाती है ये चीज, कि एक संथाली
ट्राइबल एरिया से संबंध रखने वाली कोई महिला जो है उसको भी हम राष्ट्रपति के पद पे देख सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली कितनी मजबूत है। और इस पूरे सिस्टम को नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री ने वाटरशेड, याद रखिएगा, इस पूरे व्यवस्था को वाटरशेड मूवमेंट के नाम दिया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि वाटरशेड मूवमेंट क्या है, तो वाटरशेड मूवमेंट है देश में राष्ट्रपति मुर्मू जी के बनने की पूरी कार्यवाही को आप कहते हैं। क्लियर। थोड़ी सी बात करते हैं भारत में राष्ट्रपति पद की। दोस्तों भारत में अगर हम संवैधानिक पद की बात करें तो देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च संवैधानिक पद जो है वो राष्ट्रपति का पद होता है। सर्वोच्च संवैधानिक पद जो राष्ट्रपति का पद है, इसमें 52 नंबर आर्टिकल के तहत कहा गया है कि भारत का कोई राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होगा। संपूर्ण संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो आर्टिकल 50 के तहत, किसके पास, 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाता है। क्लियर। यहाँ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो एमएलएज होते हैं, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग करते हैं। प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति का वोटिंग नहीं होता है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद की शपथ आर्टिकल 60 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वो दिलाते हैं। और जस्टिस रमन जी ने इस बार मुर्मू जी को अपने पद की शपथ दिलवाई है। राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो 5 लाख होता है, संसद द्वारा निर्धारित होता है और देश की संचित निधि से ही राष्ट्रपति का वेतन दिया जाता है। राष्ट्रपति को अगर पद त्यागना होता है दोस्तों तो याद रखिएगा कि इनकी जो पद है वो 5 साल की अवधि तक होता है और ये चाहे तो उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ भी सकती हैं। अगर राष्ट्रपति को किसी कारण से हटाया जाना है तो याद रखिएगा कि संवैधानिक कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। कौन सा कदाचार, याद रखिएगा, संवैधानिक कदाचार। संवैधानिक कदाचार का मतलब ऐसा है कि वो ऐसा कोई भी काम करे जो संविधान के अगेंस्ट हो, उस आधार पर ही राष्ट्रपति जी को पद पे हटाया जा सकता है। और पद पर हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रतिवेदन लाया जाता है। संसद के सदन में एक प्रस्ताव लाते हैं, उस प्रस्ताव पर चर्चा होती है और चर्चा के बाद ही राष्ट्रपति जी को पद से हटाया जाता है। जैसे ही प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पास हो जाता है 2/3 के बहुमत से, तो यह पद स्वतः ही खाली माना जाता है। क्लियर। और इसके अलावा इस पूरी व्यवस्था को आर्टिकल नंबर 61 के तहत हम कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। मतलब महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति जी को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी रामनाथ कोविंद जी के बाद राष्ट्रपति पद पर बैठी हैं, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 से अपना कार्यभार संभाला। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम फिक्की सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2022-23 में कितना विस्तार होने की उम्मीद है। दोस्तों याद रखना है, हमारे देश में एक संस्थान है जिसका नाम है फिक्की। फिक्की जो संस्थान है इसको हम व्यापारिक संगठनों के संघ के तौर पर देखते हैं। व्यापारिक संगठनों का संघ, ये एक संस्था है। ये संस्था जो है ये 1927 में बनी थी। इसकी स्थापना जो है वो गांधी जी की सलाह पर हुई थी। 1927 में गांधी जी की सलाह हुई और इनकी सलाह पर ही घनश्याम दास बिड़ला, नाम याद रखिएगा, घनश्याम दास बिड़ला, इन्होंने और इनके एक और सहयोगी थे जिनका नाम था पुरुषोत्तम ठक्कर। तो पुरुषोत्तम ठक्कर जी और घनश्याम दास बिड़ला ने इसकी स्थापना की थी 1927 में, वो भी गांधी जी की सलाह पर। इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है और ये हमारे देश में आर्थिक प्रगति को लेकर अपने आंकड़े भी देती है कि किस हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था काम कर रही है। तो फिक्की ने हाल ही में अपना सर्वेक्षण का रिजल्ट दिया जिसमें इसने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में कहीं ना कहीं 7% की दर से वृद्धि करेगी। अब 7% का अनुमान लगाया है फिक्की ने, ये आपको ध्यान रखना है। फिक्की जो है इसका एक प्रेसिडेंट चुना जाता है और वर्तमान में फिक्की का जो प्रेसिडेंट है वो है संजीव मेहता। संजीव मेहता जो है वो फिक्की के प्रेसिडेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। और फिक्की है क्या, व्यापारिक संगठनों का एक संघ है जो 1927 में बनाया था, ये आपको याद रखना है। इसके संस्थापक कौन थे, घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम ठक्कर, जिन्होंने गांधी जी की सलाह पर इसकी स्थापना की थी। फिक्की को अगर आप देखें दोस्तों तो याद रखिएगा कि इसने है ना, ये सर्वेक्षण को जो रिपोर्ट दिए हैं वो 20 जुलाई को दिया है। 20 जुलाई 2022 को ये रिपोर्ट दी अपने त्रैमासिक रिजल्ट में। फिक्की का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, जो फिक्की है इसका पूरा नाम होता है फेडरेशन
ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये फिक्की का पूरा नाम है, तो ये भी याद रखिएगा। कभी आपसे फिक्की का फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स एक इंटरनेशनल व्यवस्था है जो विभिन्न देशों के पासपोर्ट का अध्ययन करता है और बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली पासपोर्ट है। और इसकी शक्तिशाली होने का जो आधार है वो ये है कि किसी भी देश से कितने देश में वीजा मुक्त यात्रा संभव है। तो याद रखिएगा कि जितने ज्यादा देशों को किसी भी देश के पासपोर्ट प्राप्त व्यक्ति को जितने ज्यादा देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने का बोल सकते छूट होगी, उतना शक्तिशाली उस देश का बोल सकते हैं कि पासपोर्ट होता है। भारत की रैंकिंग इसमें 87 है। 87 रैंकिंग है क्योंकि भारत जो है उसके पासपोर्ट धारक व्यक्ति 60 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। क्लियर, भारत मध्यम श्रेणी में आता है। अगर हम सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट धारक की बात करें तो जापान जो है वहां 193 देशों में बिना वीजा के घूमा जा सकता, मतलब जिस भी व्यक्ति के पास जापान का पासपोर्ट है वो 193 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकता है। मतलब जो जापान का पासपोर्ट है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। ये व्यवस्था जो है वो इसलिए की जाती है कि देशों में एक दूसरे में देशों में आवागमन आसान हो जाए और किसी भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ना हो। इकोनॉमी की दृष्टि से यदि कोई व्यापार के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है, तो उसको इस प्रकार से छूट देने की प्रावधान यहाँ पर होते हैं। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? जापान का। भारत का स्थान 87वां है पासपोर्ट के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के तौर पर किसे चुना गया है? दोस्तों याद रखिएगा, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के तौर पर हम रानिल विक्रमसिंघे को देखते हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति इनको बनाया गया है और रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वो 6 बार श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। हाल ही में आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से श्रीलंका में आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर है और यहाँ पर आर्थिक आपात भी लगाया गया है। और आर्थिक स्थिति गंभीर होने के चलते जब यहाँ पर आर्थिक आपातकाल लगाया गया, उसका प्रभाव हमें यहाँ की राजनीति पर भी देखने को मिला। मतलब कि आर्थिक जो अस्थिरता थी वो यहाँ की राजनीतिक अस्थिरता में बदल गई। जब आर्थिक हालत खराब हुए तो श्रीलंका के पास पेट्रोल खरीदने, चीजों को आयात करने, खाने तक के पैसे नहीं बचे। ऐसे में लोगों ने वहां के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम था गोटबाया राजपक्षे, तो जो गोटबाया राजपक्षे यहाँ के राष्ट्रपति थे, इनके घर पर लोगों ने चढ़ाई कर दी, इनके घर को घेर लिया, इनके स्विमिंग पूल में लोग नहाने लगे, इनके घर पे खाने लगे। और इस डर से राष्ट्रपति जी जो थे इनके गोटबाया जी, ये देश छोड़कर भाग गए। जब ये देश छोड़कर भागे तो श्रीलंका में राष्ट्रपति का पद खाली हो गया और अब जाकर वहां रानिल विक्रमसिंघे को नया राष्ट्रपति बनाया गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है और ये काम किया गया है 20 जुलाई 2022 को। ठीक है, तो 2022 में 20 जुलाई को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति आ गए। आप लोगों को अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। किस भारतीय राज्यपाल को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जो पूर्व राज्यपाल रहे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया, उनका नाम था जगदीप धनखड़। अब जगदीप धनखड़ जो थे, इन्हें बीजेपी ने अपनी तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बना लिया। अब ये उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बन गए, तो ऐसे में ये किसी पोस्ट पे तो रहने वाले नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इनको जब उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इन्होंने राष्ट्रपति जब रामनाथ कोविंद जी थे तो कोविंद जी को इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफा तो दे दिया तो यहाँ बंगाल में राष्ट्रपति का पद जो है, राज्यपाल का जो पद है वो खाली हो गया। अब बंगाल में राज्यपाल का पद जब खाली हुआ तो ऐसे में सरकार ने ला गणेशन को यहाँ का राज्यपाल बना दिया। मतलब ये कि ला गणेशन को यहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया हुआ है। भारतीय संविधान में ये व्यवस्था है कि कोई 2 राज्य जो हैं या 2 से ज्यादा राज्य जो हैं उनमें एक राज्यपाल हो सकता है। तो ऐसे में किसी और राज्य के राज्यपाल का कार्य क्षेत्र बढ़ाकर उससे दूसरे राज्य में भी काम करने को कहा जा सकता है। जब इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो जो 2 राज्य हैं
वो अपने निश्चित बराबर बराबर के अनुपात में सैलरी जो होती है वो कहीं ना कहीं डिवाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां पर समझना है कि भारत में अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं कि केंद्र और राज्य की व्यवस्था अलग है, मतलब हमारे यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। इस संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र जो है यहाँ पर तो प्रमुख के तौर पर आपको राष्ट्रपति महोदय देखने को मिलते हैं। वैसे ही राज्य में अगर हम बात करें तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल जो है वो आर्टिकल नंबर 152 जो है उसके तहत व्यवस्था की गई कि हर राज्य में या एक से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा। ये जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर हर राज्य में राज्यपाल काम करता है। राष्ट्रपति जी को पीएम और उसकी मंत्री परिषद जो होती है उनकी सलाह होती है और सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति जी राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति वैसे तो 5 वर्ष के लिए की जाती है, इनका कार्यकाल इतना होता है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो ये राष्ट्रपति जी के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कम काम करने का आधार है कि राष्ट्रपति जी की इच्छा अनुसार, और व्यवहार में देखा जाए तो मंत्रिपरिषद की इच्छा अनुसार ये काम करते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहे कोई व्यक्ति किसी भी राज्य के राज्यपाल के पद पे रह सकता है। अगर आपको किसी राज्य का राज्यपाल बनना है तो आपकी आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा और इसके अलावा आप किसी लाभ के पद पर नहीं होंगे। ये आपको याद रखना है कि अगर आप किसी लाभ के पद पर हैं तो फिर आपको राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता, ये याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, राज्यपाल जो होता है इसको शपथ दिलाने का काम करता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस। जिस भी राज्य के राज्यपाल आप बन रहे हैं उस राज्य के हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम करते हैं। और राज्यपाल को जब भी पद पर से हटना होता है तो वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर राज्यपाल अपने पद से हट सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एशिया कप। एशिया कप को 2022 में एशिया कप को श्रीलंका से किस देश में स्थानांतरित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा, एशिया कप को 2022 में श्रीलंका से संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित किया जा रहा है। अब एशिया कप को स्थानांतरित करने का कारण क्या है? तो नंबर 1 कारण तो आप याद रखिएगा कि एशिया कप जो है वो क्रिकेट का एक बोल सकते हैं कि ट्रॉफी है और इसमें एशिया की प्रमुख टीमें रहती हैं और इसको श्रीलंका से यूएई ट्रांसफर करने का कारण नंबर 1 है कि श्रीलंका में आर्थिक अस्थिरता है। तो आर्थिक अस्थिरता कहीं ना कहीं वहां पर एक समस्या बनी हुई है। श्रीलंका में दूसरा कारण है कि वहां पर राजनीतिक अस्थिरता भी है, दंगे वंगे हो रहे हैं, लोग जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज को बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और तीसरा जो इसका कारण वो रहा वर्षा। यूएई एक ऐसी जगह है जहां पर इस समय बारिश नहीं होगी और अगर क्रिकेट होगा और उसमें बारिश होगी तो कहीं ना कहीं अच्छे से चीजें नहीं हो पाएंगे, रिजल्ट नहीं निकलेगा, इसलिए यूएई ट्रांसफर कर दिया गया है। अगर हम एशिया कप की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा कि ये 1984 से शुरू हुआ टूर्नामेंट है। 1984 में सबसे पहले ये टूर्नामेंट पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था। याद रखिएगा कि ये पहला टूर्नामेंट जो था वो भारत ने जीता था। ये टूर्नामेंट जो पहला था वो भारत ने जीता था और एशिया कप की सबसे सफल टीम जो है वो भी भारत की ही टीम है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार भारत ने ही एशिया कप के टाइटल को जीता है। एशिया कप जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल द्वारा आयोजित होता है। याद रखिएगा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल इसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलंबो में है, ये याद रखना है। और ये एशिया कप जो है ये एशियन टीमों के साथ जनरली आपस में खेला जाता है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा और समझना है कि एशिया कप जो है वो अभी तक 50-50 वनडे ओडीआई होता था, लेकिन 2016 में पहली बार इसमें थोड़ा सा प्रयोग किया गया और T20 फॉर्मेट में एशिया कप को भी आयोजित करवाया गया था। क्लियर हो गया? तो ये एशिया कप की व्यवस्था थी जो इस साल स्थानांतरित हुआ है श्रीलंका से यूएई में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका आईएसएसएफ विश्व कप में पुरुषों के स्किट फाइनल में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यहां पर याद रखिएगा मेराज अहमद खान जो भारत के एक अनुभवी शूटर हैं, शूटिंग में बोल सकते हैं कि खेलते हैं, इन्होंने हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप में भारत को पहला स्वर्ण पदक जिताया है। आईएसएसएफ का मतलब क्या है? तो याद रखिएगा ये होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, यह ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग
स्पोर्ट फेडरेशन, ये इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। याद रखिएगा किसका, ISSF का, ये शूटिंग से संबंधित है और ये जीता है 18 जुलाई 2022 को। 18 जुलाई 2022 को मेराज अहमद खान ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। ये जो संस्था है ये 1986 से चल रही है दोस्तों, याद रखिएगा, और 1986 से इसका पूरा जो है वो चीजें हो रही हैं। इस साल का जो टूर्नामेंट है वो बोल सकते हैं हम लोग दक्षिण कोरिया में हुआ था। दक्षिण कोरिया का एक शहर है, इस शहर का नाम है चांगवोंग। जो चांगवोंग शहर है दक्षिण कोरिया का, यहाँ पर ये आयोजित हुआ था जिसमें मेराज अहमद खान ने गोल्ड जीता है। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मेराज अहमद खान का संबंध किस खेल से है, तो याद रखिएगा स्किट शूटिंग से संबंधित है मेराज अहमद खान। क्लियर, तो ये हम लोगों ने करंट अफेयर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस किया, उनके आसपास की कुछ जानकारी, फैक्ट को जाना। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और ये जानकारी आपके लिए जरूर एग्जाम की दृष्टि से यूजफुल होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।